गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 9 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, इंडिया एंड मलेशिया साइंस पैक्ट टू एक्सपैंड टाइज। तो इंडिया और मलेशिया ने बेसिकली यहाँ पर ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर्स में टाइज एक्सपैंड करने का वादा किया है। और पीएम मोदी ने साफ कहा है कि हमारे टेररिज्म पर संदेश क्लियर है, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। और दोनों देशों ने बेसिकली 11 एग्रीमेंट्स पर साइन किए हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर्स पर एक फ्रेमवर्क पैक्ट भी है। लोकल करेंसीज रुपी और रिंगिट के जो ट्रेड में इस्तेमाल को प्रमोट किया जा रहा है। और मलेशिया ने इंडिया की परमानेंट यूएनएससी मेंबरशिप को सपोर्ट किया है। और इंडो पैसिफिक में दोनों ने पीस और स्टेबिलिटी पर कमिटमेंट जताई है। और आसियान के साथ रिलेशंस और ट्रेड एग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। तो पीएम मोदी ने कहा कि रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर भी उनकी बातचीत जो है मीनिंगफुल रही है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, कंट्री विल सून बी फ्री फ्रॉम नक्सलिज्म सेज शाह। तो यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह ने बेसिकली रायपुर में एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की, जिसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को 31 ऑफ मार्च तक खत्म करने का टारगेट डिस्कस हुआ। और शाह ने बेसिकली कहा कि सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पे अटैक और सरेंडर पॉलिसीज जो है, ये सारी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। उन्होंने सारे जो स्टेट्स हैं उनसे कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स की मांग की और इंश्योर किया करने की बात की कि बचे हुए जो मेओइस्ट हैं दूसरे स्टेट्स ना भाग पाएं। तो उन्होंने 31 मार्च तक जो है नक्सलिज्म खत्म होगा, ऐसा कुछ बोला। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, फेज 2 ऑफ केरलाज डिजिटल लिटरेसी प्लान टू फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ डिजी केरला 2.0 केरला गवर्नमेंट का सेकंड डिजिटल लिटरेसी फेज है, जिसमें फोकस होगा यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की के स्मार्ट जो ऐप है उसकी ट्रेनिंग पर, और बेसिक डॉक्यूमेंट की डिजिटाइजेशन पर। तो यहाँ पर जो सीएम है पिनारी विजयन, उन्होंने 2025 में केरला को इंडिया का फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट स्टेट डिक्लेयर किया था। और सेकंड फेज में यहाँ पर साइबर फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्पॉन्सिबल यूज पर फोकस होगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, विजुअली चैलेंज वुमेन टू बिकम अ जज इन केरला आफ्टर टॉपिक मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर थानिया नैथन सी जो केरला की पहली विजुअली चैलेंज्ड वुमेन जज बनने जा रही हैं। और जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में उनका फर्स्ट रैंक आया है। और उनसे पहले जो केरला में कोई भी विजुअली चैलेंज जज नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के 2025 के जजमेंट ने विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स की जुडिशियल सर्विसेज में एलिजिबल होने को सपोर्ट किया था। जो नेक्स्ट यहाँ पे, इंडिया एंड मलेशिया आर कनेक्टेड बाय द शेयर्ड अफेक्शन फॉर तमिल। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जो है इंडिया और मलेशिया को तमिल लैंग्वेज का जो शेयर्ड अफेक्शन है वो जोड़ता है। और जो तमिल लैंग्वेज है बेसिकली मलेशिया में तमिल एजुकेशन, मीडिया और कल्चर का हिस्सा है। और करीब 3 मिलियन इंडियन डायस्पोरा वहाँ रहते हैं, मोस्टली इसमें से तमिल डिसेंट के हैं। तो मोदी ने बेसिकली ऑडियो और विजुअल एग्रीमेंट पर जो है कॉन्फिडेंस जताया, जो कि तमिल सिनेमा और म्यूजिक से जो है दोनों देशों को और भी करीब लाएगा। तो यहाँ का जो इंडियन डायस्पोरा है दोनों कंट्रीज के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज है। और इंडिया एक थिरुवल्लुवर जो है सेंटर भी सेटअप करेगा, ताकि जो शेयर्ड हेरिटेज है उसको भी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया एंड ग्रीस डिफेंस टाइज इन फोकस एज मिनिस्टर्स मीट इन न्यू दिल्ली टुडे। तो यहाँ पर ग्रीक के डिफेंस मिनिस्टर निकोस डेंडियास और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ये मंडे को बेसिकली न्यू दिल्ली में मिलेंगे। और फोकस होगा यहाँ पर डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाने पर। तो डेंडियास ने इंडिया को यूरोप का इंडिस्पेंसिबल पार्टनर कहा और दोनों कंट्रीज के स्ट्रेटेजिक टाइज का इंपॉर्टेंस हाईलाइट किया। तो इंडिया ग्रीस डिफेंस टाइज रिसेंट मंथ में स्टीडी ग्रोथ पर हैं। और यहाँ पर जनवरी में जॉइंट सर्विस टॉक्स हुए और सितंबर 2025 में नेवल एक्सरसाइज भी हुई। और अब ये डिफेंस पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन जो है ये टॉक्स और करेंगे। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे, ट्रेड डील विद यूएस एनहांसेस और रिलेशनशिप। तो यहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच एक फॉर्मल इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। और उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में इंडिया के क्रिटिकल इंपोर्ट्स लगभग $2 ट्रिलियन तक बढ़ने वाले हैं, जिसमें यूएस एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर होगा। तो गोयल ने कहा कि ये डील इंडिया और यूएस के ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का एक्सटेंशन है, जिसमें कि डिफेंस, टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे एरियाज शामिल हैं। और ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों कंट्रीज की जो पार्टनरशिप और भी ज़्यादा डीपन होगी। एग्रीकल्चर पर बोलते हुए उन्होंने क्लियर किया कि इंडिया की सारी सेंसिटिविटीज़ फुल्ली प्रोटेक्ट की गई हैं। और जहां इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट है या फार्मर्स की स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन है, उन प्रोडक्ट्स को डील की के स्कोप को जो है बाहर रखा गया है।
कॉटन फार्मर्स के कंसर्न्स को डिसमिस करते हुए उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, डिमांड इंक्रीज होगी और फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा। तो एक्स्ट्रा जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है लिमिटेड क्वालिटी में कोटा के थ्रू इंपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में उसकी शॉर्टेज है। और यूएस ने इंडिया के कई एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पर 0% रेसिप्रोकल टैरिफ दिया है, जैसे कि स्पाइसेस हो गया, टी, कॉफ़ी, कोकोनट प्रोडक्ट्स, नट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर। और इंडिया भी जो है 54 टू 55 बिलियन डॉलर की एग्री और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट करता है, जिसे डबल करने का टारगेट रखा गया है। और अमेरिकन डिमांड्स को सिर्फ उन सेक्टर्स में अलाउ किया गया है जहां इंडिया के पास सफिशिएंट सप्लाई नहीं है, और इसके लिए जो कोटाज हैं, फेस्ड ड्यूटी कट्स हैं और मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस है जैसे टूल्स यूज़ किए गए हैं, ताकि फार्मर्स प्रोटेक्टेड रहें। और 500 बिलियन डॉलर के यूएस गुड्स खरीदने के क्लेम पर जो है, गोयल ने कहा कि ये बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं है, बल्कि इंटेंशन है। अभी इंडिया लगभग 300 बिलियन डॉलर के क्रिटिकल इंपोर्ट्स करता है यूएस से, जो फ्यूचर में काफ़ी बढ़ने वाले हैं। तो यूएस से सोर्सिंग का मतलब है कि सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना और डिपेंडेंस बढ़ाना नहीं है। और रशिया से ऑयल इंपोर्ट का इशू भी ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है। अलग-अलग मिनिस्ट्रीज अपने-अपने डोमेन्स हैंडल करती हैं। तो गोयल ने कहा कि नेगोशिएशंस लाइन बाय लाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और मिड मार्च तक फॉर्मल एग्रीमेंट फाइनलाइज होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। रेसिप्रोकल टैरिफ को 18% तक रिड्यूस करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जल्द आने की उम्मीद है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे स्कॉलर, लिंग्विस्ट और कल्चरल एक्टिविस्ट जीएन देवी। तो यहाँ पर जो स्कॉलर, लिंग्विस्टिक और कल्चरल एक्टिविस्ट हैं जीएन देवी, उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल मार्कर्स कास्ट इन्यूमरेशन का सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकते हैं। और द हिंदू से बात करते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर सेंसस में लोग अपनी कास्ट का नाम खुद लिखते हैं, तो पोस्ट सेंसस जो स्टडीज़ हैं उसके थ्रू लैंग्वेज, एंसेस्ट्री, लाइफस्टाइल और किनशिप जैसे फैक्टर्स को एनालाइज करके जो भी डुप्लीकेट हैं एंट्रीज या वेरिएंट कास्ट नेम्स को साइंटिफिकली मर्ज किया जा सकता है। तो प्रोफेसर ने कहा कि ये मॉडल पहले लैंग्वेजेस के केसेस में सक्सेसफुली यूज़ हो चुकी है, और उनकी रिलेशनशिप में चलाए गए जो पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है उसके थ्रू 780 से ज़्यादा लैंग्वेजेस डॉक्यूमेंट की गई हैं। और 2011 में जब 19,000 मदर टंग्स रिपोर्ट हुई थी, तो लेयर्ड स्क्रूटिनी के बाद जो भी स्पेलिंग वेरिएशंस हैं, डुप्लीकेशंस हैं, एरर्स हैं, वो फिल्टर करके उन्होंने इसको जो है लगभग 1369 वेरीफाइड लैंग्वेजेस तक रिड्यूस किया, क्योंकि 2011 के सेंसस में लगभग 19,000 मदर टंग लैंग्वेजेस रिपोर्ट हुई थी। तो उन्होंने बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट 2026 और 27 में नेक्स्ट सेंसस कराने वाली है, नेक्स्ट फेज उसका, जिसमें कि इसमें हाउस लिस्टिंग 2026 से पहले और पॉपुलेशन एनुमरेशन जिसमें कि कास्ट डेटा भी होगा 2027 में होगा। लेकिन अभी तक जो कास्ट इन्यूमरेशन की मेथोडोलॉजी है ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। तो इस पर 2 मॉडल्स डिस्कस हो रहे हैं, एक ओपन फील्ड मेथड जैसे कि 2011 के एसईसीसी में हुआ था, और एक प्री डिफाइंड कास्ट लिस्ट जैसे बिहार के सर्वे में हुआ। तो 2011 का जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसके क्रिटिक्स कहते हैं कि ओपन फील्ड की वजह से लगभग 46 लाख कास्ट नेम्स आ गए, और प्रोफेसर देवी ने बेसिकली ओपन फील्ड अप्रोच को सपोर्ट किया है और कहा कि अगर का सेंसस डेटा को स्कॉलर्स के लिए ओपन रखा जाए और इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व किया जाए, तो डाटा को साइंटिफिकली कंडेंस और वैलिडेट किया जा सकता है। तो प्रोफेसर देवी ने बेसिकली यहाँ पर डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स का भी स्पेशल मेंशन किया। उन्होंने कहा कि सेंसस ऑफिशियली ऑफिस को बेसिकली क्लियरली डिक्लेयर करना चाहिए कि डी नोटिफाइड ट्राइब कम्युनिटीज़ को एक्सप्लिसिटली काउंट किया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग सेंसस से बाहर रह सकते हैं, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा सोशल और गवर्नेंस प्रॉब्लम बन सकता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे डोवल मीट्स हिज कैनेडियन काउंटर पार्ट डिस्कसेस सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स। तो यहाँ पर इंडिया के अजीत डोवल ने बेसिकली सैटरडे को ओटावा में अपने कैनेडियन काउंटर पार्ट से मीटिंग की। दोनों साइड्स ने नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट से जुड़ी हुई इनिशिएटिव्स पर जो प्रोग्रेस हुई है उसको एक्नॉलेज किया। मीटिंग के बाद दोनों कंट्रीज ने नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट कॉपरेशन के लिए एक शेयर्ड वर्क प्लान पर एग्रीमेंट किया है। तो इसका एम है कि प्रैक्टिकल कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करना और अपने अपने प्रायोरिटी एरियाज पर कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेना। तो ये मीटिंग बेसिकली इंडिया और कनाडा रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है, जो 2023 में एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की किलिंग के बाद स्ट्रेन में आ गई थी। तो अजीत डोभाल का ये विजिट जो है कैनेडियन पीएम मार्क कार्नी के मार्च में इंडिया के विजिट से पहले हुआ है।
तो दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट लाइज़न ऑफिसर्स जो है अपॉइंट किए जाएँगे, जिससे बायलैटरल कम्युनिकेशन स्मूथ होगी और टाइमली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पॉसिबल हो पाएगी। तो कॉपरेशन का फोकस यहाँ पर इल्लीगल ड्रग ट्रैफिकिंग, खासकर फेंटेनिल प्रिकर्सर्स और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स पर रहेगा। तो इसके अलावा इंडिया और कनाडा ने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो कॉपरेशन है उसको फॉर्मलाइज करना और साइबर सिक्योरिटी इश्यूज पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाने पर भी एग्रीमेंट किया है। तो दोनों कंट्रीज ने जो फ्रॉड और इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट से जुड़े कॉपरेशन पर भी डिस्कशन कंटिन्यू रखने पर सहमत हुए हैं। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे पार्लियामेंट मस्ट फंक्शन एज द फोरम टू डिबेट कंटेंशियस इश्यूज। तो यहाँ पर एक अनयूजुअल और सीरियस डिपार्चर फ्रॉम पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के तौर पर लोकसभा ने प्रेसिडेंट के एड्रेस पर मोशन ऑफ थैंक्स को नरेंद्र मोदी के रिप्लाई के बिना अडॉप्ट कर लिया। 5 फरवरी को ये हुआ डेवलपमेंट इसलिए भी कंसर्निंग है क्योंकि पीएम का रिप्लाई ट्रेडिशनली डिबेट का मैंडेटरी कंक्लूजन माना जाता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जो एक्सप्लेनेशन दी उसने क्लैरिटी देने के बजाय और ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े कर दिए। तो स्पीकर ने कहा कि उनके पास क्रेडिबल इनपुट्स हैं कि कुछ ऑपोजिशन एमपीज अनएक्सपेक्टेड प्लान कर रहे थे और इनडायरेक्टली ये सजेस्ट किया गया कि पीएम को हाउस के अंदर हार्म हो सकता है। तो ये एजम्पशन बोलते हैं बड़ी ही बिजार लगती है क्योंकि लीडर ऑफ हाउस का अपने ही एमपीज से डर कर बोलना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के आइडिया के खिलाफ है। तो हाउस के अंदर और बाहर के डेवलपमेंट्स एक ज़्यादा प्लॉजिबल रीज़न की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। तो डिबेट के दौरान लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने फॉर्मर आर्मी चीफ एमएम नरवाने की बुक के कुछ एक्सर्प्ट्स साइट करने की कोशिश की, जिसे स्पीकर ने डिसअलाउ कर दिया। तो एक तरफ लोग लीडर ऑफ जो ऑपोजिशन है उनको बोलने से रोका गया, दूसरी तरफ पीएम ने रिप्लाई देना अवॉइड किया। तो दोनों ही पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के वायलेशन और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के रीजन को दिखाते हैं। और डिबेट और पीएम का रिप्लाई है एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल बनाने का कोर मैकेनिज्म होता है। तो कांग्रेस एमपी के सी वेणुगोपाल ने अपने लेटर में हाईलाइट किया कि रूल्स के मुताबिक अगर पीएम रिप्लाई बिना डिबेट के क्लोज करनी हो बिना पीएम के रिप्लाई के डिबेट क्लोज करनी हो तो एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी होता है, जो नहीं किया गया। और नेशनल सिक्योरिटी जैसे इशू पर डिस्कशन को रोकना डिफेंसिबल है। और पीएम का रिप्लाई देना क्रिटिक्स के एलिगेशंस को रिब्यूट करने का एक मौका था, लेकिन रिप्लाई स्किप करके उन्होंने अपने क्रिटिक्स के डाउट को और ज़्यादा रीइंफोर्स कर दिया, ऐसा इसमें बोला गया है। और फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे डेटा शेयरिंग ऑफ पॉलिसीज ऑफ व्हाट्सएप मस्ट बी स्क्रूटनाइज्ड थॉरली। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते मेटा प्लेटफॉर्म और उसके मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को शार्पली क्वेश्चन किया 2021 के उस प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट पर जिसमें व्हाट्सएप ने यूज़र डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे मेटा सर्विसेज के साथ शेयर करने का प्रोविज़न ऐड किया था। तो कोर्ट ने कहा कि इंडिया के मैसेजिंग इकोसिस्टम में व्हाट्सएप की पावर इतनी ज़्यादा है कि बिना व्हाट्सएप के स्मार्टफोन यूज़र तक पहुँचना, ग्रुप कोऑर्डिनेट करना या बिज़नेस कम्युनिकेशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफ़ेक्ट का केस है और ये केस असल में जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के उस ऑर्डर से जुड़ा है जिसमें व्हाट्सएप पर 213.114 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई थी। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि व्हाट्सएप ने अचानक प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करके यूज़र्स को एक्सेप्ट और एग्जिट का अल्टीमेटम दिया, जो कंपटीशन और यूज़र के चॉइस दोनों के लिए प्रॉब्लमैटिक था। तो आर्टिकल एक एक्सेप्ट करता है कि व्हाट्सएप को रेवेन्यू अर्न करना एक राइट है, स्पेशली जब उसने मैसेजिंग, कॉलिंग और मल्टीमीडिया शेयरिंग जैसे सर्विसेज को इंडिया में फ्री और एक्सेसिबल बनाया है और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के थ्रू सिक्योर कम्युनिकेशन का नॉर्म भी सेट किया। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इतनी डीपली एम्बेडेड प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजिंग बेस्ड मोनेटाइजेशन की तरफ शिफ्ट करती है तब। थ्योरेटिकली यहाँ पे बोलते हैं अल्टरनेटिव्स जैसे कि सिग्नल और टेलीग्राम, ज़ोहो का अराताई जो है ये सारे अवेलेबल हैं। लेकिन प्रैक्टिकली व्हाट्सएप की वैल्यू इस बात में है कि सब वहीं पर हैं और लार्ज स्केल पे यूज़ हो रहा है। तो इस स्केल पर सिर्फ ऑप्ट आउट का ऑप्शन देना रियल चॉइस नहीं है। कोर्ट्स की कंसर्न वैलिड हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल कॉम्पिटिटिव लॉ हो, जिसका ड्राफ्ट 2024 में आया था, पर प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है इस पे। और जैसे-जैसे इंडिया बिलियन इंटरनेट यूज़र्स की तरफ बढ़ रहा है, ऐसी लॉ हेल्दी डिजिटल कॉम्पिटिशन के लिए एक एसेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हो चुकी है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सोशल मीडिया बैन विल नॉट सेव अवर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर 4 फरवरी 2026 को गाज़ियाबाद में बेसिकली 3 बहनों ने की सुसाइड जो हो गई, उसकी ट्रेजेडी के बाद स्क्रीन एडिक्शन
और सोशल मीडिया पर ब्लेम और बैन्स की जो डिमांड है वो तेज़ हो गई है। तो आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि कॉम्प्लेक्स जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सिंपल बैन से सॉल्व करना डेंजरस होगा, क्योंकि इससे जो प्लेटफ़ॉर्म की अकाउंटेबिलिटी है वो कम होती है और चिल्ड्रंस के डिजिटल राइट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। रिसर्च क्लियरली दिखाता है कि हैवी सोशल मीडिया यूज़ और एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज़ जैसे कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, सेल्फ हार्म, बॉडी इमेज डिससैटिस्फैक्शन, इनके बीच कंसिस्टेंट लिंक है, खासकर टीनेज गर्ल्स में। और भले ही ज़्यादा स्टडीज़ इंडिया स्पेसिफिक ना हो, फिर भी एक सीरियस वार्निंग है। तो इस बैकड्रॉप में जो ऑस्ट्रेलिया और स्पेन है, इन जैसे कंट्रीज़ के एग्जांपल दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली 2026 में अंडर 16 जो यूज़र्स हैं उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया, हेवी फाइन्स के साथ। स्पेन में पेड्रो sánchez ने बेसिकली अंडर 16 पर बैन अनाउंस किया और एग्जीक्यूटिव्स को क्रिमिनल लायबल बनाने की बात की। तो आर्टिकल कहता है कि इंडिया के लिए इस मॉडल को कॉपी करना बहुत डिज़ास्ट्रस होगा। 4 बड़ी वजह है इसकी। एक तो बैन्स टेक्निकली जो है वीक होते हैं। जो टीन्स होते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं या फिर डार्क वेब जैसे स्पेसेस हैं उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। एज वेरिफिकेशन से मास सर्विलेंस का भी रिस्क है। सेकंड बताते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ हार्म नहीं, लाइफलाइन भी है। जैसे कि रूरल यूथ, अर्बन स्लम टीन्स, क्वीर और डिफरेंटली एबल्ड एडोलसेंट के लिए ये पीयर सपोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जो है मीडियम है सोशल मीडिया। और थर्ड बताते हैं कि इंडिया में यूथ के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं बिना उनसे पूछे, यानी कि डेमोक्रेटिक डेफिसिट है। और फोर्थ बताते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इससे और भी ज़्यादा डीपन होगी। नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे के डेटा के हिसाब से 33.3% वुमेन्स ने कभी इंटरनेट यूज़ नहीं किया, जबकि 51.7% मेन ने कभी यूज़ नहीं किया। और जो पैट्रियार्कल हाउसहोल्ड्स हैं उसमें बैन का मतलब होगा कि लड़कियों से तो मोबाइल ही छीन लेना, जो उनकी डिजिटल मोबिलिटी को ब्लॉक करेगा। तो आर्टिकल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस सजेस्ट करता है। सबसे पहले गवर्नमेंट को ब्लैंकेट बैन्स और आईटी एक्ट के नोटिस और टेक डाउन मॉडल से बाहर निकलना होगा। इंस्टेड बिग टेक के इकोनॉमिक पावर और एल्गोरिदमिक डिज़ाइन को रेगुलेट करना होगा, जैसे कि डिजिटल कॉम्पिटिटिव लॉ और प्लेटफॉर्म्स पर माइनर के लिए लीगली एनफोर्सेबल ड्यूटी ऑफ केयर, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और ये रेगुलेशन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट रेगुलेटर के थ्रू होनी चाहिए, ना कि सिर्फ मिनिस्ट्री ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। सेकंड बोलते हैं कि इंडिया को सीरियस पब्लिक फंडेड रिसर्च चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टडीज जो क्लास, जेंडर, कास्ट, रीजन के हिसाब से सोशल मीडिया के इफेक्ट्स को समझें। यंग पीपल को पॉलिसी प्रोसेस के सेंटर में लाना ज़रूरी है। और वरना जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 जैसे लॉज फॉल्स कंसेंट या एक्सक्लूजन को भी जो है बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल ये भी पूछता है कि जो मॉरल आउटरेज है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड क्यों है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट और जनरेटिव एआई भी चिल्ड्रंस के लिए रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। तो अर्ली रिसर्च बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉग्निटिव डेट, वीक क्रिटिकल थिंकिंग और इवन सेल्फ हार्म रिस्क की बात करता है। और अगर चाइल्ड सेफ्टी कंसर्न है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन को इग्नोर करना हिपोक्रेसी होगा। क्लियरली यहाँ पर रेगुलेशन टफ वर्क है, पर बैन से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और इफेक्टिव सॉल्यूशन वही है। और फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे म्यांमार्स मिलिट्री स्क्रिप्टेड पोल्स इंडियाज स्ट्रेटेजिक बाइंड। तो यहाँ पर 1 फरवरी 2021 के मिलिट्री कूप के बाद 5 साल बाद म्यांमार के मिलिट्री रेजिम ने इलेक्शंस कराकर पॉलिटिकल नॉर्मलिटी दिखाने की कोशिश की दिसंबर और जनवरी में। और यहाँ पर जो पार्टी है जिसका नाम यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी है, ये मिलिट्री अलाइंड पार्टी है जो कि यहाँ पर जीत गई। लेकिन रिजल्ट पहले से एक्सपेक्टेड था। वोटिंग सिर्फ 330 में से 265 टाउनशिप में ही हुई और ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ तक सीमित रही, क्योंकि रूरल रीजन्स में रेजिस्टेंस ग्रुप्स का कंट्रोल है। मिलिट्री है उसने 55% टर्नआउट का क्लेम किया, जो कि 2015 और 2020 के लगभग 70% टर्नआउट से काफ़ी कम है। तो ये वोटर अपैथी नहीं बल्कि प्रोसेस की रिजेक्शन को शो करता है। तो जो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है और भी कम हो गई है जब जब मिलिट्री अपॉइंटेड, जनता अपॉइंटेड इलेक्शन कमीशन ने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जैसे ऑपोजिशन पार्टीज को डिसॉल्व कर दिया और उनकी लीडर्स जेल में हैं। तो पार्लियामेंट 2 महीने में बनने का प्लान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ में सिविल वॉर जारी है। और कूप के बाद लगभग यहाँ पर 7,738 लोग मारे जा चुके हैं, 30,000 से ज़्यादा अरेस्ट हुए हैं और 1.13 लाख से ज़्यादा जो हाउसेज हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और पीपल डिफेंस फोर्सेस और एथनिक जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं
अब 91 टाउन्स में इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ने के चांसेस हैं। इंडिया के लिए म्यांमार बेसिकली एक्ट ईस्ट पॉलिसी का गेटवे और स्ट्रेटेजिक नेबर है। न्यू दिल्ली ने कोलैबोरेटेड स्टैंड लिया है इसके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि इंडिया फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शन सपोर्ट करता है। फिर यहाँ पर अगस्त 2025 में एससीओ मीटिंग के साइडलाइंस पर पीएम मोदी और म्यांमार के मिलिट्री चीफ के बीच बायलैटरल इंटरेक्शन हुई थी। इंडिया ने उस मीटिंग में एंगेजमेंट कंटिन्यू रखा, म्यांमार की डेवलपमेंट नीड्स पर बात की, लेकिन इलेक्शंस या फिर जनता की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंडोर्स नहीं की। इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन रोल भी निभाया, जैसे कि ऑपरेशन ब्रह्मा के अंडर रिलीफ असिस्टेंस देना हो। और इम्प्लीकेशन सीरियस हैं, बोलते हैं कि 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है म्यांमार के साथ, 90,100 म्यांमार रिफ्यूजीज और डिलेड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और बढ़ते जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, साइबर स्कैम्स है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सारे थ्रेट्स हैं म्यांमार के साथ। तो यहाँ पर इंडिया के लिए एक रिमाइंडर है कि प्रिंसिपल्स और प्रैग्मेटिज्म को बैलेंस करना ही एकमात्र यहाँ पर रास्ता है। नेक्स्ट यहाँ पे वाई डिड क्लॉड प्लगइन्स स्पूक मार्केट्स। तो क्या ये क्लॉड प्लगइन्स, तो बेसिकली अब एक ऐसा मान लीजिए कि एक ऑफिस है जहाँ 10 लोग काम करते हैं, कोई ईमेल लिख रहा है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट चेक करता है, कोई डेटा एनालाइज कर रहा है। तो अब क्या किया है कंपनी एंथ्रोपिक, इसने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लॉड कोवर्क। तो ये क्लॉड कोवर्क क्या करता है, ये नॉर्मल चैटबॉट नहीं है, ये ऑफिस के एक एम्प्लॉय जैसा ही काम करता है, यानी कि फाइल्स पढ़ लेता है, डॉक्यूमेंट्स खुद लिख लेता है, कॉन्ट्रैक्ट्स चेक कर लेता है, लीगल, फाइनेंस, सेल्स जैसे काम बिना बार बार इंसान से पूछ कर ये कर सकता है। तो मतलब ये एक पूरा क्लॉड जो कोवर्क है, ये पूरा एक पूरी टीम की तरह है। और इससे डर क्यों फैला कि जब लोगों ने ये देखा कि इन्वेस्टर्स और कंपनीज को लगा कि अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी टीम का काम कर सकता है तो फिर इतने सारे लोगों की ज़रूरत क्या है। तो इसी डर की वजह से बेसिकली अमेरिका और इंडिया दोनों जगह आईटी कंपनीज के शेयर्स भी गिर गए, लेकिन इंडिया में टीसीएस, इन्फोसिस जैसी जो कंपनीज हैं उनके शेयर 7% तक गिर गए और लोगों का 2 लाख करोड़ रुपए का जो है नुकसान हो गया। तो यहाँ पर बोलते हैं कि एंट्री लेवल जॉब्स जो हैं जैसे कि टेस्टिंग, बेसिक वर्क, ये सब खतरे में हैं। फ्यूचर में नए काम आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मॉनिटर करना, जो भी रॉन्ग डिसीजंस हैं उनको रोकना, रूल्स और एथिक्स जो है चेक करना। तो अब बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ हेल्प नहीं कर रहा बल्कि काम को रिप्लेस कर रहा है। और मार्केट का पैनिक शायद थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन चेंजेस रियल हैं। इंडिया को बेसिकली यहाँ पर सस्ते लोग से स्मार्ट एआई मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट करना होगा यहाँ पे। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ईरान डिफाइज यूएस थ्रेट, सेज इट हैज़ राइट टू एनरिच यूरेनियम। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने क्लियर कर दिया है कि ईरान कभी भी यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं छोड़ेगा, चाहे यूएस वॉर की धमकी क्यों ना दे। और उन्होंने कहा कि ईरान पर किसी भी पावर का प्रेशर काम नहीं करेगा। यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस से जो ईरान है इंटिमिडेट नहीं होता। ईरान और यूएस के बीच ओमान में न्यूक्लियर टॉक्स फिर से शुरू हैं, जहां ईरान सैंक्शंस रिमूवल चाहता है और ईरान का कहना है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहता, जबकि यूएस और इजराइल को उस पर शक रहता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे हमास रिजेक्ट्स डिसआर्मामेंट एंड फॉरेन रूल इन गाजा। तो यहाँ पर सीनियर हमास लीडर जो है उन्होंने कहा है कि हमास अपने वेपन्स को सरेंडर नहीं करेगा और गाजा में किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उन्होंने यूएस और इसराइल की डिमांड को रिजेक्ट करते हुए कहा कि जब तक ऑक्यूपेशन रहेगा यहाँ पर रेजिस्टेंस भी रहेगी, और यहाँ पर उनके मुताबिक रेजिस्टेंस ऑक्यूपाइड लोगों का हक है और गाजा सिर्फ गाजा के लोगों और फ़लस्तीन का है, इसलिए हमास किसी भी फॉरेन रूल या कंट्रोल को मंजूर नहीं करेगा। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का जो न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।